साल उसने टैक्स बढ़ाया। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने प्राचीन भारत में स्थापत्य कला टॉपिक है। और आगे भी टॉपिक बदलते रहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के हिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखेंगे। और उस प्रश्न का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, बाबर की गुफाओं का बराबर बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया किया ऑप्शन नंबर ए, आजीवकों ने। ये सही हो जाएगा, यहाँ पे आजीवकों ने किया था। एक मिनट। आजीवकों ने। इसे पढ़ते हैं। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफा में सुदामा की गुफा या कर्ण चौपड़ आदि आदि गुफा प्रमुख है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। आजीवक से नहीं, वैष्णव से नहीं, शैव से भी नहीं है। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य, विहार, बौद्ध स्थापत्य प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उसके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया। स्तूप पूजा स्थल है किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ए ऑप्शन चंदेल, गुर्जर और चाहमान परमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य 950 1050 के ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ए ऑप्शन कुषाणों के समय, गुप्तों के समय नहीं, अकबर के भी नहीं और मौर्यों के भी नहीं। कला की गांधार शैली का विकास मुख्य रूप से कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया। पांचवा प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधार शैली में। आपकी मतलब नहीं, मौर्य भी नहीं है, गुप्त भी नहीं है। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बौद्धिक बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों की का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ।
सी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हैंसांग के विवरण के अनुसार बौद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में जो है ये ऑप्शन सही माना है आपका। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयाग के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये ऑप्शन नंबर आपका मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला या उपयुक्त में से एक से अधिक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा गुप्त कला के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयाग में गढ़वा जिले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। 7वां प्रश्न आपके सामने है, बोधिसत्व पद्मपाण की पेंटिंग स्थित है या बादामी में, बाग में, एलोरा में या अजंता में? डी ऑप्शन हो जाएगा अजंता। बोधिसत्व या बोधिसत्व पद्मपाण अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं सदी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और वैदिक स्थिति दोनों के संकेतों के रूप में पहचाने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। 8वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित मिलता है? समुद्रगुप्त का एरड पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरड अभिलेख या भानुगुप्त का एरड स्तंभ अभिलेख? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तारमाण का एरड अभिलेख गलत हो जाएगा, है ना। विधवा विवाह का उल्लेख जो मिलता है भानुगुप्त का एरड अभिलेख से मिलता है। यहाँ भानुगुप्त के एरड अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख से भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरड मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। 9वां प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेलों के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जर नहीं, चाहमान नहीं, परमार भी नहीं है। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 910-950 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ। के बीच बनाए गए यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि बराबोदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? आपका भारत तिब्बत कला का, भारत कंबोडिया का, भारत चंपा कला का या भारत जावा कला का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत जावा कला का। बराबोदुर या बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त के साथ में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक राजदूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सीलोन श्रीलंका के बाद बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। अगला टॉपिक हमारा रहेगा दक्षिण भारत। जो चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग रहा है वह से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपका विजयालय या करिकाल या आदित्य प्रथम या राजराज प्रथम? ये ऑप्शन हो जाएगा। चोल वंश का प्रथम संस्थापक विजयालय था। ये बीपीएससी आपके प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजापुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। दूसरा प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम स्वशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य या चोल? बी ऑप्शन हो जाएगा, चोल। कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? चोल आंध्र प्रदेश या चोल तमिल, पल्लव तमिल या पल्लव आंध्र प्रदेश? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव और तमिल में। कैलाशनाथ या कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? वेंकटेश्वर स्वामी बारी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर या अरुलमेगु रामनाथ स्वामी मंदिर या एकम्बरेश्वर स्वरार मंदिर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, एकम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिक देव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। तंजापुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, राजराज फर्स्ट के द्वारा। राजेंद्र फर्स्ट गलत, राजेंद्र सेकंड गलत, कुलोत्तुंग फर्स्ट के द्वारा गलत। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजापुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। सातवां प्रश्न आपके, मंदिर बनाने की 3 शैली होती है। द्रविड़ शैली होती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ नागर शैली।
निम्नलिखित में से चेर राजवंश की चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कुरवूर। कौन सी थी? कुरवूर या कुरूर। कांचीपुरम नहीं थी, मदुरई नहीं थी। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग, केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी बांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान कुरूर या कुरबूर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है वह है उदय जीरल या उथिगन चेरल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आपका कदम्ब का नहीं हुआ है, चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का भी हुआ है। संगम साहित्य में चोल चेर पांड्य राजाओं के उद्गम और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपी तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्राप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार को महत्वपूर्ण केंद्र के लिए गलत, कपास के व्यापार का इम्पोर्टेंट सेंटर रहा था ये संगम युग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन महत्व इम्पोर्टेंट नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में आरगारू नाम से मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम या देवालय या मंडप? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर उसके प्राचीर बनाए जाते थे, जिसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्प कारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिर के साथ साथ विशाल गोपुरम का निर्माण भी किया। रोमन 11वां प्रश्न, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाण, चेर या पश्चिमी शक या वाकाटक? बी ऑप्शन हो जाएगा चेर ने। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ और एरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुईं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देवराय सेकंड। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मल्ता उस सदैन मज्म उल बहरीन में देवराय सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला टॉपिक हमारा है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किस
भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। योग ने, न्याय ने, सांख्य ने या वैश्विक ने? डी ऑप्शन हो जाएगा, वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। दूसरा प्रश्न है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र का जन्म की कहानी है? ये सनत सनत कुमार की या कार्तिकेय की? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास के कुमार संभवम में कार्तिकेय की कहानी का वर्णन है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी मिलती है। तीसरा प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष है या विशाखदत्त है या कालिदास है या भास है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भास। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास प्रमुख चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है, इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, अनेसी क्रिस्टस और अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिनमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। पांचवा प्रश्न आपका है, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुगुप्त या मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। छठा प्रश्न आपके सामने एक सूची दो दे रखी है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऑप्शन नंबर बृहत संहिता जो है ऑप्शन नंबर 12 मेहर के द्वारा लिखी गई है। और ये मुस्का मसा जो है आपकी अतुल्ला के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगड़ी आपकी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और विक्रमांक देव चरितम ये बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बृहत संहिता आपकी 12 मेहर ने लिखी है और मूसिका मसा या मूसिका वंश ये अतुला या अतुल ने लिखी है। राजतरंगड़ी कल्हड़ की है और विक्रमांक देव ये बिल्हड़ की रचना है। सूची को सूची सेकंड से मिलान करना है। कौटिल्य और पाणिनि अष्टाध्यायी या अर्थशास्त्र? कामांधक या कुमार संभवम? कालिदास या नीतिसार? कालिदास की कुमार संभवम रचना है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है और कामदक की ये नीतिसार है। यह कालिदास की कुमार संभवम रचना है। आठवां प्रश्न, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजतरंगड़ी। पुराण नहीं है, इंडिका मेगास्थनीज की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। पुराण नहीं है,
कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ के की रचना कल्हड़ ने जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य ने राजनैतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। पूछा जाता है अर्थशास्त्र कैसी रचना है आपकी, राजनीतिक है या आपकी आर्थिक से संबंधित है, धन से संबंधित है, तो आपको बताना होगा। ये पॉलिटिकल से संबंधित अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये आपके आर्थिक संबंध पर या शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर या विदेशी नीति या धन संचय। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। विदेश मतलब ये पॉलिटिकल से संबंधित है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है, जिसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं जो विदेशी नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सामंत सिद्धांत, स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग या कोष कोड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार अर्थव्यवस्था भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? आर्थिक जीवन पर? गलत। राजनीतिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिकल से संबंधित अर्थशास्त्र नहीं है, ये आपकी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन काल की बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, अतः यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है पर अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? ये बाणभट्ट, कौटिल्य हैं या चारवाक हैं या विशाखदत्त हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग्म में किया गया है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बताना है। ये कृष्णदेव राय, गलत। ये महेंद्र वर्मन के द्वारा मित विलास प्रहसन, इनकी मिलान बिल्कुल सही है। मित विलास प्रहर ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट की है। ये आमुक्त माल्यद ये कृष्णदेव राय की है। या समरांगण सूत्रधार ये राजा भोज परमार वंश की है। ये मनसोल्लास ये सोमेश्वर थर्ड की पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? टेसियस ने या प्लानी ने या टॉल्मी ने, स्ट्रोबो ने, इनमें से कोई नहीं होंगे यहाँ पे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन ऑफ व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसमें लगभग 60 ईस्वी में एक नाम व्यापारी ने लिखा, जिसमें भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हड़ है, बिल्हड़ है या जयानक है, चंद्रवरदाई है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रवरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड, इसे राय पिथौराक भी कहते हैं, के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें चौहानों को अग्नि कुंड में उत्पन्न बताया है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा या चंद्रवरदाई के द्वारा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रवरदाई के द्वारा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है?
आपको कालिदास हैं, भास हैं और भाभूत हैं, राजशेखर हैं और स्वप्नवास दत्ता भास की रचना है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपत शास्त्री त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया। इन नाटकों के नाम आपके भास के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा योगन धरायण और स्वप्नवास दत्ता और उरुभंग और दूत वाक्यम और पंचरात्रम बालचरित्र दूत घटोत्कच और कर्णभार मध्यम व्यायोग या प्रतिमानाटकम अभिषेकम नाटकम अभिराम अभिमारकम या चारुदत्तम, ये भास की रचना है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने या हरिसेन ने या कालिदास ने? कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गई रचना है। जैसे कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। बाकी अन्य 9 सर्ग कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें प्राकृतिक चित्रण कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध की वृतांत वर्णित है। कृतार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है? ये भट्टी की है, शूद्र की है, कालिदास की है, भारव की है। कृतार्जुनीयम भारव के द्वारा लिखी गई है। कृतार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारव हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन और किरात विषधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य या मिलिंद पन्हों या जातक कहानियां, उपयुक्त सभी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलिंद पन्हों। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये मध्य आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णु ने या परिमल गुप्त ने? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट की है। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका है, जिसमें उल्लेख अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन व्रत का वर्णन प्रस्तुत करता है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। चरक और ब्रह्मगुप्त या बारहमिहिर या विशाखदत्त, और एक तरफ गणित, चिकित्सा, नाटककार या ज्योतिष। जो चरक जो थे ये चिकित्सक थे और यहाँ ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे और 12 मेहर आपके 12 मेहर जो थे ज्योतिष थे या विशाखदत्त जो थे नाटककार थे। यहाँ देखते हैं चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त आपके गणितज्ञ थे, 12 मेहर आपके ज्योतिष थे या विशाखदत्त नाटककार थे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? ये चरक के द्वारा, कौटिल्य या कामदक के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामदक द्वारा रचित नीति सार 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों या प्रकरणों 20 अध्याय या सर्गों में समूहीकृत है, जिसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतरराज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत।
विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध, शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन, किन दोषों से बचाना चाहिए। परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामदंक नीतिशास्त्र की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। पूर्व मध्यकाल, आपका अगला टॉपिक आपका पूर्व मध्यकाल रहेगा। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये न्यायदेव नरसिंहदेव या विजयदेव हरिदेव। ये न्यायदेव जो था कर्नाट वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव 1097 से 1147 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी में मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था, राम सिंह था, मित्र सिंह था और श्याम सिंह था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने पंजीकृत व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की, ये भी सही है। 1 और 2 सही हो जाएंगे यहाँ पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाबिहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की यंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्यापार और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने स्पष्ट कर दिया था। चौथा प्रश्न आपके सामने है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। तिब्बतीय विद्वान लामा सारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में भी बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। 5वां प्रश्न आपके सामने है। विक्रमशिला विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल है, धर्मपाल है, नयनपाल है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मपाल। मिथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? ये मिथिपति या चोरो राजपाल या आयनीवार राजपाल या कर्नाटक राजवंश? ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक राजवंश। मिथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासन काल में हुआ था। कर्नाटक वंश का संस्थापक न्यायदेव थे।
8वां प्रश्न आपके सामने है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। उदंतपुर, जिसे उदंतपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था भाई? ये सुल्तान शमसुद्दीन शाह या सुल्तान कुतुबुद्दीन या सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल आवेदीन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनुल आवेदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट, मंजूस बिन अहमद जैसे वेदों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला टॉपिक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा और इस भारत पर मुस्लिम आक्रमण आपका टॉपिक है। पहला प्रश्न इसमें आपके सामने है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ये जलालुद्दीन याल्दोज या कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसरुद्दीन कुवाचा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता या एकता प्रदान किया था। 1192 और 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत की विजित भाषा का प्रकाशन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की साम्राज्य का विकास भी किया। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? 1192, 1191, 1185, 1178 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ा चालुक्य शासक मूलराज सैकिंड था। उस समय मूलराज सैकिंड के संरक्षिता उसकी विधवा माता नायका देवी ने गोरी के विरुद्ध चालुक्य सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसाहदारा के मैदान में चालुक्य और सोलंकी सेना से मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम सेकंड के शासनकाल में मोहम्मद गोरी के आक्रमण 1178 का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज सेकंड शासनकाल के 1178 में समाप्त होने और भीम सेकंड का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने का कारण है, किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गोरी के आक्रमण 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक के रूप में मूलराज सेकंड को ही स्वीकार करते हैं। अगला टॉपिक आपका दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश रहेगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये इल्तुतमिश था या कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन। बी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन से उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था।
काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। एवं बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास पात्र कर लिया। गोरी ने उसे अमीर अमीर ए आखूर के पद पर पदोन्नत किया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक या सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्त मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती। ये ऑप्शन हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर की गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन, यल्दोज और नसरुद्दीन कुवाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया था, किंतु यल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बलबन, रजिया या इल्तुतमिश या नासिर उद्दीन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सिद्धांत रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसे किया? एवाज को या नसरुद्दीन महमूद को, अलीम रदान को या मलिक जानी को। ये ऑप्शन हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफा बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में और तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन, एवाज और शाही सेना के युद्ध हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी के बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थी। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? ये ABM हबीबुल्लाह ने या जियाउद्दीन बर्नी ने। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत
अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बरनी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया संभवतः इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में उत्तर के रूप में विकल्प बी सही है यहाँ पे जियाउद्दीन बरनी। छठा प्रश्न आपके सामने है, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवीजन राइट के समान प्रतिपादित किया? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन ने? बी सी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सत्ता के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व न्याबुत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात राजा जिल्लाह और जिल्लेलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। उसने पुत्र बुगरा खां ने कहा और सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। सातवां प्रश्न आपके सामने है, जलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बलबन के द्वारा? सी ऑप्शन बलबन के द्वारा किया गया। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? बी ऑप्शन सही हो जाएगा बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त ए लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दो मुख्य विशेषताओं की थी। प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है और सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उनके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं। नौवां प्रश्न आपके सामने है, तोगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिरोजा खां? ये ऑप्शन सही हो जाएगा बलबन। बलबन के शासनकाल का इम्पोर्टेंट विद्रोह तोगरिल खां का विद्रोह था। तोगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए था। खुतबा भी पढ़वा। बलबन तोगरिल के विद्रोह के दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के बाद बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तोगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तोगरिल पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई। बलबन ने अपने पुत्र तुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? बलबन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 ईस्वी
ने भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मानने की प्रथा आरंभ की। फिरोज ईरानी नव वर्ष है जिसे फारसी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। अगला टॉपिक आपका खिलजी वंश रहेगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया सुल्तान? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर E.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने जैसे कि उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। 12वां प्रश्न आपके सामने है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय होता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? जैसे कि बुलजले गेह या के.एस. लाल ने, A.L. श्रीवास्तव। ऑप्शन सही, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दलही 711 से 1526 AD में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहे हैं? ये इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का कंट्रोल स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के रूप में मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा के अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने धर्म को राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए? ये जफर की हो गई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर था
मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मानसिंह या राणा रतन सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य पुस्तक पद्मावत। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमा और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन के समता सुलेमान से पद्मिनी को तुलना सीवा से की थी। संभव है इसी आधार पर मानकर मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? भी सही हो जाएंगे यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव या प्रताप देव या मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर 1296 में आक्रमण कर वहां के शासक चंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य किया था। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब चंद्रदेव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, तो जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य किया। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 8वां प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि में अधिक पैमाने में विकसित हुई? ये गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन की राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन शक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, इदरार, इनाम और वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? यहाँ पे इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले जो टॉपिक रहेंगे हमारे वीडियो में आज देखेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उसका वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। नमस्कार।